मैं 40 तोपों की सलाम करता हूं इस घटिया तरीन किस्म बैटिंग लाइनअप के ऊपर जो पाकिस्तान ने आज बुरा खेला। बुरा तो भी एक लफ्ज होता है, बुरे के बाद भी थोड़ा सा लगता है कि इसने थोड़ा क्लोज खेला, लेकिन पाकिस्तान जो आज खेला अपनी इज्जत का तमाशा रखा दिया। यहां पर इतना बुरे तरीके से पाकिस्तान हारा है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मुझे ये मत गिनाओ कि बाबर आजम किंग है, ये किंग नहीं है, इसका कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली के साथ। उठाकर देखो कि कौन सा वाला इनिंग है जो अपने बलबूते के ऊपर जिताया है, और एक मैच जीतने के बाद आप उसको ऐसे चढ़ाते हो जैसे उसने पता नहीं बैक टू बैक 4-5 सेंचुरी लगा दिया। मुझे ये मत बताओ कि नसीम शाह पेट है। नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर मैं आता हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने आज जो किया वो बहुत डिसअपॉइंट किया। मोहम्मद रिजवान ने आज को बारी को लंबा लेकर जाना चाहिए था। सलमान अली आगा ने गेम को बहुत डीप लेकर चला गया। भाई कौन संभालेगा इस पारी को? अपने घर के आप ऊपर आप खेल रहे हो, अपने घर के अंदर आप खेल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे के प्लेयरों के चेहरे की हवा उड़ रही है। टॉस भी आप लोगों ने जीता और साउथ अफ्रीका ने आप लोगों के ऊपर डोमिनेट किया, बॉलिंग से भी और अपने बैटिंग से भी। तो क्यों आप इतने आपके चेहरे डरा हुआ नजर आ रहे हैं? उनकी डी टीम है और आपकी ए टीम है। सबके ऊपर आता हूं, लेकिन बाबर आजम से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं। बाबर आजम ने जो आज किया वो किसी भी हाल में लायक नहीं था कि बाबर आजम ऐसा नॉक खेले। और जहां पर सलमान अली आहा के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको गेम को लास्ट बॉल तक लेकर जाना था कि भाई अपने रन्स को बड़े रन्स के अंदर कन्वर्ट करो। किसके ऊपर ब्लेम करोगे आप? सारे के सारे प्लेइंग 11 बेकार किस्म का खेल गया, किसी से प्रॉपर बैटिंग नहीं हुई। ऐसा ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग खेल रहे। ये जो स्टेडियम है, खुदा का वास्ता इसको देखो, ये स्टेडियम के 400 का रन के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर 350 इजीली मार सकते हैं लोग। इतना जो इसका जो एवरेज स्कोर है ना वो 300 बिल्कुल इजी। नो, इसके अंदर कोई भी बड़ी चीज नहीं होगी कि भाई मैं बोलूं 300 इसके अंदर बहुत मुश्किल स्कोर है, इसके बाद कोई चीज नहीं कर सकता। आज आप लोगों ने साउथ अफ्रीका का बैटिंग देखा। साउथ अफ्रीका ने किस तरह से बैटिंग किया, क्विंटन डिकॉक ने किस तरह बैटिंग किया। साउथ अफ्रीका के 10 ओवर रह गए हैं। पाकिस्तान ने लास्ट 10 ओवरों के अंदर पाकिस्तान की 6 आउट थे। पाकिस्तान ने 9 रन किया था। लास्ट 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 9 रन किया था और पाकिस्तान के 6 बंदे आउट थे। पाकिस्तान के ये जो 7वें 8वें खिलाड़ी है, नंबर के ऊपर खिलाड़ी है ना, इसने इतना रन किया था। तो आप समझो कि क्विंटन डिकॉक ये बंदे कड़े थे। साउथ अफ्रीका पता नहीं 450 मारता, कितना मारता। सिर्फ इमेजिन करो कि कितना ज्यादा रन मारते वो लोग। उसके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि भाई 450 तो हम इजीली चेस कर लेंगे, अब पार कर लेंगे। तो शुरू से शुरू करता हूं पाकिस्तान के बैटिंग से और पाकिस्तान के टॉस से। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता और यहां पर बैटिंग करने का फैसला कर दिया। जब आपको सीधा सीधा आसान अल्फाजों में समझाता हूं कि ड्यू फैक्टर क्या होता है। जब आसमान में बादल होती है तो रात को ड्यू ज्यादा नहीं पड़ती। जब आसमान बिल्कुल नीला होता है, उसके ऊपर कोई वो स्मोक वगैरह ये बादल वगैरह नहीं होता, तो उस दिन उस रात को ड्यू पड़ती है। जब आपको सीधा सीधा आसान अल्फाजों में मैंने आपको क्लियर कर दिया, सिर्फ ये चीज, ये छोटी सी चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आप इतने बेवकूफ है, आपके पास अकल नहीं है कि आसमान बिल्कुल क्लियर है, वेदर बिल्कुल क्लियर है, तो क्यों आप पहले बैटिंग करने का फैसला करते हो? ये तो छोटे से बच्चे को भी पता होता है ये चीज कितना सिंपल है और कितना आसान है, लेकिन आप लोगों से तो प्रोफेशनल क्रिकेटर होकर इतना चीजों को आप समझते नहीं हो, सेंसेबल नहीं हो इन चीजों के ऊपर। बाकी पाकिस्तान ने अपना यहां पर बड़ा मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर कर दिया शाहिद शाह अफरीदी ने। पता नहीं माइक हिसन का कौन सा स्ट्रेटेजी था जो कि इन्हें यहां पर फुलफिल करना था। सेकंड के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला कर दिया, पाकिस्तान बैटिंग के ऊपर आ गया। तो मुझे कोई माई का लाल ये बता दो कि ये फखर जमान क्या कर रहा है। मुझे कोई माई का लाल ये बता दो कि ये फखर जमान और साइम अयूब, इनका कोई एक बंदा क्यों प्रॉपर, दोनों क्यों प्रॉपर ये टिक नहीं जाते? या तो साइम अयूब आउट हो जाता है या तो फखर जमान आउट हो जाता है। दूसरी तरफ देखो साउथ अफ्रीका के दोनों को दोनों ओपनर बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं, आपसे एक विकेट भी नहीं ली जा रही है। तो ये क्यों आपका फेलियर है? और आप अपने घर के अंदर खेले हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आप कोई ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर खेले हो। ये जो इकबाल स्टेडियम है ये सबसे बड़ा प्ले ट्रैक है। ये रोड है, रोड ट्रैक भी नहीं है, ये रोड है, रोड। इसको मैं रोड कंसिडर करता हूं।
इसके ऊपर अगर आप 400 भी कर लोगे ना, तो फिर आपके दिल के अंदर एक डर होता है कि भाई ये चेस हो सकते हैं। अगर आपने 270 ये कर दिया, तो कौन सी मुंह से आप इस चीज को डिपेंड करोगे? अब मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि बॉलरों ने अच्छा नहीं किया। भाई आपके बॉलर क्या करते हैं? आपके लो ऑर्डर ने 900 रन मार दिया था लास्ट 9-10 ओवर के अंदर, तो आपके बैट्समैन टॉप ऑर्डर क्या करता है? ये जो नकली का किंग है, ये क्या करेगा? ये 2 रुपए का किंग है, इसको मैं 2 रुपए का किंग भी नहीं मानता। मुझे अगर आज किसी ने ये बोला कि ये किंग है ना, किंग है, तो मुझे उनका स्टेट बता दो, यहां पर मुझे मेरे साथ प्रूव करो कि ये कौन सा किंग है। मुझे ये मत बताना कि भाई किंग है, मुझे उनका स्टेट बता दो, और मुझे रिसेंटली उनका कोई भी एक बड़ा नॉक बता दो जो कि उसने खेला हो, जो अपनी जिंदगी का बेस्ट नॉक हो। भाई विराट कोहली जब वो चैंपियन ट्रॉफी खेला था ना, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसका बेस्ट फॉर्म था, बेस्ट फॉर्म था। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर था, लोग बताते कि भाई उसका फॉर्म नहीं है। भाई वो तकरीबन 8-7 महीने से ओडीआई खेला नहीं है, टेस्ट से उसने रिटायरमेंट लिया, T20 भी वो नहीं खेलता, T20 से भी उसने रिटायरमेंट लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर 2 इनिंग पैर हो गए, भाई लोग बोले थे कि भाई वो उसका करियर का खत्म हो गया। भाई उसने 70 मारे हैं नॉट आउट, 78-79 रन मारे। तो ऐसे ऐसे किंग होते हैं, ऐसे अपने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे खेलते हैं। दो दो इनिंग के अंदर रन दिए या ना, तो तीसरी इनिंग के अंदर इतना बड़ा रन मार दिया, अकेले वन साइड मैच लेकर चला गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ओवर आप किस कंडीशन में? ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर, वहां पर आपके ये जो किंग है, आपके जितने भी टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वहां पर पसीने छोड़ा जाती है उनसे। तो भाई मुझे ये मत सिखाओ कि भाई ये किंग है। मुझे प्रॉपर, मैं भी इस क्रिकेट को देख रहा हूँ काफी टाइम से, मुझे प्रॉपर एक बंदा जो कि इसको किंग मानते हैं ना, मुझे प्रॉपर वो बता दे कि लास्ट 2-3 साल से इसने कौन सा ऐसा वाला इनिंग खेला और ऐसा क्या रिकॉर्ड दर्ज किया कि मैं बोलूं कि भाई ये सबसे बड़ा किंग है, ये विराट कोहली से बड़ा है। उससे कंपैरिजन इसका नहीं बनता, उसका से इसका कंपैरिजन नहीं बनता। भाई कोई बंदे का डाउनफॉल 3 साल नहीं होता, किसी बंदे का डाउनफॉल लगा दबादब इसका 80 इनिंग हो गए, अभी तक कोई 100 नहीं आया। 3 साल से ऊपर हो गया, नेपाल के अगेंस्ट लास्ट सेंचुरी किया था। तो मुझे कोई एक मत बताना कि भाई ये किंग है, ये कर लेगा, ये कर लेगा। इसका टाइम हो चुका है, इसका ओवर हो चुका है, इसको रिटायरमेंट लेना चाहिए, बस फिनिश फिनिश, बात खत्म हो चुकी है। बाकी सलमान अली आगा के ऊपर मैं आता हूँ। सलमान अली आगा को जो इनिंग खेला, अच्छा खेला, अच्छा खेला, लेकिन अगर आप कंपैरिजन साउथ अफ्रीका को देखो, साउथ अफ्रीका ने जिस तरह खेला 100 के स्ट्राइक रेट से, 120 के स्ट्राइक रेट से, तो थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए कि ये हम अपने घर के अंदर खेले, हम ऑस्ट्रेलिया कंडीशन के अंदर नहीं खेले, हम साउथ अफ्रीका कंडीशन के अंदर नहीं खेले। तो क्यों आपने इतना डीप टेस्ट वाला इनिंग खेला? ये चीज समझिए, लास्ट गेम के अंदर भी आपने ऐसा किया था, गेम को बहुत डीप लेकर चले गए थे। लेकिन मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के T20 के कप्तान हो, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गेम को फिनिश करो या गेम को लास्ट तक लेकर जाओ, लास्ट बॉल तक लेकर जाओ। लेकिन आपसे ये नहीं हुआ। विदाउट रिस्पेक्ट, आपने बहुत अच्छा रन किया, लेकिन ये इनफ नहीं था। पाकिस्तान बहुत बड़ा ब्लंडर के अंदर था। आपको अपने स्ट्राइक रेट भी बढ़ाना चाहिए था, और लास्ट में आपने कंट्रीब्यूशन भी अच्छा करना था, ये आपसे नहीं हो पाया। मोहम्मद रिजवान पता नहीं लगा कि किस तरह आउट हो गए, लेकिन जिस तरह इसके बैट से बॉल टच हो गया और विकेट के ऊपर चला गया, तो इसको समझ नहीं आया कि भाई कहां से स्टार्ट हो गया, कहां से खत्म हो गया। मोहम्मद रिजवान को टोटली समझ नहीं आया कि भाई कहां से स्टार्ट हो गया, कहां से खत्म हो गया। तो ये चीज मोहम्मद रिजवान को समझ नहीं आया। उसके ऊपर मैं क्या बोलूं भाई, वो क्या बोलूं। उसने लास्ट मैच के अंदर भी रन किया। बाबर आजम से अगर आप थोड़ा बहुत देखते हो तो भाई रिजवान का बहुत बढ़िया फॉर्म है। ओडीआई के अंदर भी, T20 के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी, हर जगह के ऊपर मोहम्मद रिजवान का फॉर्म है। तो उससे उसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, सलमान अली के ऊपर भी नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इसके रन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा गेम को और लेकर जाना चाहिए था। साइम अयूब के ऊपर मैं आता हूँ। साइम अयूब ने 53 रन कर दिया। जो प्रेशर, सही वाला प्रेशर सिचुएशन था, वो साइम अयूब के ऊपर था कि भाई बाबर का विकेट चला गया, बाहर जमान का विकेट चला गया, सबका विकेट चला गया। तो भाई यहाँ पर आपने स्टेबल खेलना है। वो स्टेबल भी खेला, साथ में कंट्रीब्यूशन भी निभाया, 5 बाउंड्री 1 6, बहुत तरीके से खेला। लेकिन तरीके के साथ साथ लास्ट में उसने विकेट, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। आपको आपको ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपको अवॉइड करना चाहिए था, और आपको गेम को आपको भी खत्म करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको सेंचुरी आना चाहिए था, आज आपका 100 आना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपके ऊपर आज आप सुपरस्टार बन सकते थे, आप पाकिस्तान के सुपरस्टार बन सकते थे, जो कि आज आप जो कर रहे थे। क्योंकि इतना बड़ा कोलैप्स होने के बाद भी आप स्टेबल खेल रहे थे। तो ये चीज़ का समझ हमको था कि भाई आप बड़े रन करोगे, लेकिन 50 करने के बाद आप इससे समझो कि भाई और 50 करना है, और पाकिस्तान के लिए भी ये ऐसा अच्छा होगा। और आप ओपनर हो, आपके पास इतना ओवर होता है कि भाई इस चीज़ को आप देखो, मैनेज करो। तो ये चीज़ ना करो साइम अयूब, ये चीज़ ना करो। मैं आपको बता दूं तो हुसैन तलक
किस बेस के ऊपर खेल रहा है ये बंदा हुसैन तलक, मुझे समझ नहीं आ रहा। हुसैन तलक का समझ नहीं आ रहा। अगर हुसैन तलक को आप देखो तो भाई माइक हैसन अपने अपने में लगा हुआ है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भाई आपकी मिडिल ऑर्डर तबाह हो रही है। हुसैन तलक से कुछ नहीं हो रहा। हुसैन तलक के पास मौका था कि भाई रन्स करे, लेकिन उससे रन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं, प्रॉपर बैट्समैन खिला दो या प्रॉपर बॉलर खिला दो तो कुछ एक साइड के ऊपर कुछ अच्छा इफेक्ट जाएगा। लेकिन आप ना प्रॉपर बॉलर खिलाते हो ना प्रॉपर बैट्समैन खिलाते हो। सारे के सारे ऑलराउंडर के टीम आपने भरा हुआ है। या तो 9 9 तक बैटिंग होगा, ये 10वें नंबर तक बैटिंग होगा, या सारे के सारे बॉलिंग करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटेजी है माइक हैसन का, हुसैन तलक का। मुझे बता दो कि भाई ये आपको थोड़ा सा सोचो, खुद सोचो कि ये बंदा आपकी फ्यूचर प्लान के अंदर हो सकता है। मुझे समझ नहीं कि भाई ये बंदा किस तरह से एडजस्ट होगा आपकी फ्यूचर प्लान के अंदर, क्योंकि इसका इनिंग ऐसा है। इसके पास मौका था आज भी, टी20 के अंदर भी, टी20 के अंदर भी ये बंदा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि माइक हैसन इसको क्यों इतना पेवर करता है। जिस तरह गौतम गंभीर हर्षद राणा को पेवर करता है, इस तरह पता नहीं माइक हैसन इसको क्यों पेवर करता है। हुसैन तलक का ना फॉर्म है, ना बंदे का बड़ा रिकॉर्ड है, ना बंदे के पास कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन है, ना मैं समझता हूँ कि भाई इससे तो इतिहास अच्छा था कि भाई लास्ट में थोड़ा बहुत रन भी करता, गेम को बहुत ज्यादा बड़े तरीके से वो फिनिश करता था। लेकिन इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा भाई। मुझे इसका कोई समझ नहीं आ रहा कि भाई ये किस बेस के ऊपर है या किस पर्ची को क्यों लेकर आ गए। तो ये चीज समझ नहीं आ रही। बाकी मैं अगर आपको बोलूं तो पाकिस्तान के फहीम अशरफ लास्ट में बहुत अच्छा, जो फहीम अशरफ के ऊपर क्रिटिसाइज करता है ना, वो बंदा आज सब के सब उन सबको ये जवाब मिल गया कि भाई एशिया कप से पहले ये बंदा सबकी मुंह बंद कर रहा है, जो कि ये परफॉर्मेंस कर रहा है। 155 के स्ट्राइक रेट से 155 के स्ट्राइक रेट से आपका कोई किंग भी नहीं कह सकता। आपकी किंग जो है ना टी20 के अंदर, जो आपका किंग है, जो आप उसको बड़े चढ़ाते मानते हो कि भाई ये हमारा किंग है, वो भी 155 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता जो आज राणा साहब ने खेला। तो यहां पर देखो कि आपके कितना डिफरेंस है बाकी प्लेयरों के अंदर, आपके लो ऑर्डर के अंदर, आपके टॉप ऑर्डर के अंदर। टॉप ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक साइम चला है, बाकी आपका सारा कैसा रन जो किया वो लो ऑर्डर ने किया, और मिडल ऑर्डर से सलमान अली आगा चला है। तो मुझे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि भाई ये बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयरों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बड़े मैचों के अंदर परफॉर्मेंस भी करे। बाकी मैं बता दूं तो यहाँ से मोहम्मद नवाज ने बहुत इंप्रेस किया, जो कि पाकिस्तान के जो आज रन है, ये फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान 270 के ऊपर पहुंच गया था। वरना पाकिस्तान पता नहीं लग रहा, एक टाइम के ऊपर लगे कि भैया 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाएंगे। सच में बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि 150 के ऊपर ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन सलमान अली खां को मैं क्रेडिट देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, लेकिन सलमान अली खां को थोड़ा सा पुश करना चाहिए था कि भाई गेम को और भी अच्छा कर ले। और शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह। शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि पहली बॉल के ऊपर लप्पा घुमाने की ले आता है, तो उससे कोई भाई वो तो बॉलर है, मैं उसको बैट्समैन कंसिडर नहीं करता। लेकिन आप करो या करो ना करो, लेकिन वो उसका कभी दिन होता है वो तो कम मार लेते हैं। बाकी अगर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद जूनियर उसने बहुत बड़ी तरीके से जो दो प्रॉपर बाउंड्री लगाए थे ना, वो बहुत अच्छी तरीके से लगाए थे। उसमें मजा आया था। यॉर्कर के ऊपर बाउंड्री लगाया था। नसीम शाह लास्ट में बहुत अच्छा बड़ा सिक्स लगाया था, और गेम को ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ अपने तरीके में फिनिश कर दिया उसने, और पता नहीं क्या लेकिन अपने तरीके में फिनिश कर दिया। बाकी अगर मैं आपको तो पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर में चलता हूँ, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका नसीम शाह किस बेस के ऊपर सेलेक्ट हो चुका है पाकिस्तान के ओडीआई के अंदर। अगर ये सेलेक्ट भी हो गया है तो मुझे सिर्फ इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसकी परफॉर्मेंस से और इनकी फिटनेस से प्रॉब्लम है कि भाई इसका फिटनेस लेवल सही नहीं है। ये बड़े गेम के अंदर आपको फंसा सकता है। ये आज साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका की डी टीम थी, आपसे अच्छे तरीके से उसको ना कर पाए। समझ नहीं रही कि नसीम शाह का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन नसीम शाह से प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है कि भाई गेम को अच्छी तरीके से आप बना लो। ना आपके पास स्पेस है, ना आपके पास फिटनेस लेवल है कि मैं बोलूं कि भाई आप बैटमैन के ऊपर चढ़ रहे हो इस वक्त, बैटमैन के आंखों में आंखें डालकर देखो, तो वो एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा नसीम शाह के अंदर। साथ में शाहीन शाह अफरीदी भी ऐसा था आज, कुछ मिसफील्डिंग तो इन लोगों ने ऐसा किया है कि मैं क्या बोलूं। इसके लिए तो मुझे समझ नहीं रहा कि कहां से इनका फील्डिंग टेक करवा दो। जहां पर लोग बोलते हैं कि भाई कैच इज द मैच, वहां पर ये लोग सारे के सारे कैच छोड़ देता है।
और ये हमारे साथ क्यों होता है हमेशा? जब भी कैच आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं सोच लूँ अपने दिल के अंदर कि भाई यार कैच ना छूट जाए, या कैच ना छूट जाए, और वो छूट जाता है इनसे। इतना डर होता है। और आपके सब कॉन्टिनेंट को देखो, आपके नेबर कंट्री को देखो कि भाई वो किस तरह से परफॉर्मेंस करता है। वो कैच इस तरह पकड़ ले जो आपको समझना कि भाई ये कैच भी हो सकता है, ये कैच भी हो सकता है। वो इस तरह से कैच पकड़ते हैं, और आप लोगों से इजी सिंपल कैच नहीं पकड़ती। ये मुझे विदाउट रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन आपका प्रोफेशनलिज्म यहां पर ओवर होता है, जो कि आज साउथ अफ्रीका ने आपके साथ जो किया। साउथ अफ्रीका 450 मार सकता था आपके बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। ये मैं नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, वसीम जूनियर को ये मैं बताना चाहता हूँ। वसीम जूनियर को मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उसका पहला मैच था और उसने उसको आपने खिलाया भी रोड के ऊपर, प्ले ट्रैक के ऊपर नहीं, रोड के ऊपर आपने खिलाया। फिर भी उस बंदे ने एक विकेट निकाला, और उसका जो पेस था वो बहुत अच्छा था। 147, 142, 141 ये उसका पेस था। एवरेजली वो 140 के ऊपर बॉलिंग कर रहा था। तो प्लीज रिक्वेस्ट है माइक हसन से कि भाई वसीम जूनियर का करियर तबाह मत करो, वसीम जूनियर का करियर तबाह मत करो, और इन पर्चियों को ऐड मत करो जो कि असल में ये सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर डिजर्व करते हैं। जो कि बाबर आजम सबसे बिगेस्ट पर्ची है, बाबर आजम सबसे बिगेस्ट पर्ची है। मैंने आज बोल दिया, बाबर आजम सबसे बिगेस्ट पर्ची है। आपने नसीम शाह को खिलाया है, फॉर्म नहीं है, पेस नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है, पर्ची है, उसको आप बाहर करो। वसीम जूनियर को खिलाओ। शाहीन शाह अफरीदी कभी अच्छा करते हैं कभी बुरा करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ भी कोई होना चाहिए। वो बंदा करता है 140 पे, वो भी करता है, लेकिन नसीम शाह की तरह खुद को छुपाता नहीं है। नसीम शाह अपनी बॉलिंग को और अपने खुद की परछाई से पता नहीं छुपा रहे, खुद को छुपा रहे, पता नहीं समझ नहीं रही कि नसीम शाह से क्यों ना चीजें नहीं हो रही। बाकी अगर मैं बता दूं तो पाकिस्तान हमेशा एक बॉल शॉर्ट क्यों जाता है, ये पाकिस्तान का आज का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के काफी टाइम से ये प्रॉब्लम है। बाबर आजम से लेकर रिजवान तक, रिजवान से लेकर शाहीन तक, आगा से लेकर शाहीन तक, T20 के अंदर शान मसूद भी ये करता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई पाकिस्तान क्यों स्ट्रेटजी अपनाती है, जो कि आपको खुद पता है कि इसके अंदर हम खुद फंस सकते हैं। खुदा न खासा अगर मोहम्मद नवाज को एक दिन मार पड़ी, या सही मयूब को इतना मार पड़ी, तो भाई आप किसको यूटिलाइज करोगे? माइक हसन खुद आएगा पिच के ऊपर कि मैं बॉलिंग कर लूं? ये समझ से बाहर है। आपके तो ऊपर तो नकली किंग है आपकी टीम के अंदर, जो कि परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान सिर्फ 10 प्लेयरों के साथ खेल रही है। मैं बाबर आजम को कंसिडर नहीं करता। ये मैं आपको बिल्कुल